अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका इसहाक और आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सबका फेवरेट है। अक्सर हम लोगों से, हमारे एंकर्स जो कुलीग एंकर्स हैं, उनसे, होस्ट वगैरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू बिकम अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सर राजा लियाकत साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम, और आपका भी शुक्रिया जी कि आपने हमें बुलाया इस पे। सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि आप क्योंकि काफ़ी अरसे से काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, तो आप मुझे बताइएगा आप जो सहाफ़ी बने वो बाय चॉइस बने या बाय चांस बने? अच्छा, नहीं, जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं बाई चॉइस नहीं बना, ओके, बाई चांस बना हूँ। मैं थोड़ा सा बता दूँ जी जी श्योर सर। आपको। मेरा बेसिकली एजुकेशन से तल्लक रहा है और मेरे प्राइवेट स्कूल थे यहाँ पे पिंडी में, तो पुरानी बात है। और एक दिन मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फेमस लॉयर थे, परवेज़ अहमद अवान मरहूम, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। थोड़े अच्छे दोस्त थे, एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, मुझसे बहुत बड़े थे वो, लेकिन एक तरह से बड़े भाइयों की तरह भी थे। तो एक दफ़ा मेरे वो घर आए और उनके साथ ना जंग अखबार के उस वक्त के जो सर्कुलेशन मैनेजर थे, वो भी डेथ हो गई उनकी, चौधरी साग साहब, उनका तल्लक सुहावा जेलम से था। अच्छा। तो ऐसी गपशप है, उन्होंने मुझसे पूछा जी कि आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा जी 1 बजे तक स्कूलिंग होती है, उसके बाद क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, आज भी खेलता हूँ। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी डिग्री किस में है? तो मैंने कहा मैंने मास कम्युनिकेशन में डिग्री की हुई है। तो उन्होंने कहा मतलब आपने सोच के नहीं की थी? मैंने कहा हमारे दौर में तो सिर्फ हो जाता है BA कर लो, MA कर लो, मैंने कर ली थी उसके बाद। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शौक़ है? मैंने कहा शौक़ मुझे, अच्छा मैं तलत हुसैन को देखा करता था, उस वक्त सिर्फ PTV होता था ना। जी जी। तो तलत हुसैन बड़े अच्छे प्रोग्राम किया करते थे उस वक्त, यानी कि एक वाहिद वो प्रोग्राम होता था जो देख के लगता था तनकीदी प्रोग्राम है। और उन्हीं दिनों मैंने एक हॉलीवुड की मूवी देखी थी जिसका नाम था क्राइम रिपोर्टर, मूवी का नाम था। अच्छा। तो वो देख के मुझे लगा यार साफ़ी तो बड़ी चीज़ होती है, बड़ी तोप चीज़ होती है। तो मैं कहा जी शौक़ तो मुझे है। तो कहने लगे ना फिर इस तरह करो कि तुम कल 1 बजे के बाद मेरे दफ्तर आ जाओ, जंग ऑफिस, वो पिंडी अगर आपने देखा हो, मरीड चौक जो उनकी बिल्डिंग है, ये जियो शहीदाबाद में है ना, तो उस वक्त सिर्फ जंग होता था। तो मैं अगले दिन चला गया वहाँ पे। तो बस ये शुरुआत थी और आगे फिर 400 चल रहा है। फिर आगे तो आपकी अपनी फिर उस पर होता है ना कि कैसे करते हैं आप। ठीक है सर, आप मुझे बताइएगा, अक्सर अब जो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, हर किसी को देखो माइक उठाकर वो निकल पड़ते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो जर्नलिज्म की काफ़ी बीट्स हैं और जर्नलिज्म की टाइप भी डिफरेंस हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे काइंडली एक्सप्लेन भी कीजिए थोड़ा सा, ताकि हमारी ऑडियंस को भी थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए कि जो टाइप्स हैं, जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया या सिटीजन जर्नलिज्म हो गया, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें ना आपने एक ही सवाल के अंदर ना 3-4 सवाल कर दिए हैं जी। एक तो मैं बताता हूँ आपको कि जर्नलिज्म जो आप कह रहे हैं कि आजकल हर कोई मोबाइल, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हो रहा है। और चूँकि हमारे मुल्क में इस तरह की कोई कानून साजी है नहीं, अब आ रहा है, पिक एक्ट है या बाकी चीज़ें हैं। अब देखें गाँव में बिल्कुल एक सुक्का अनपढ़ कहते हैं ना पंजाबी, बिल्कुल अंगूठा छाप, बस उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए, उसको कोई पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोलना है। तो ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म पूरी दुनिया में एक बड़ा रेस्पेक्टेबल एक प्रोफेशन है ये। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, हाँ, लेकिन जो बड़े शहर हैं हमारे, जैसे इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, हमारे जहाँ प्रेस क्लब हैं, जहाँ पे प्रॉपर मेंबरशिप होती है, तो वहाँ तो किसी हद तक ठीक है। वहाँ भी खराबियाँ हैं वैसे, कभी मौका आया तो हम बैठा के उनसे ख़ुद भी बात करेंगे जो मेंबरशिप देते हैं उनसे, कि देखें एक बात, एक डॉक्टर होता है ना, उसको एक MBBS पहले करना पड़ता है, उसके बाद वो स्पेशलिस्ट बनता है ना, कि ENT स्पेशलिस्ट है या सर्जन है या कुछ है। इसी तरह लॉयर है तो उसने LLB करना है। लेकिन ये वाहिद शोबा है जिसमें हर पाकिस्तान के अंदर कि जिसके हाथ में आ गया ना वो एक मोबाइल, तो वो साफ़ी बन गया। तो ये हुकूमत को वैसे इस पर बड़ी सख्ती से अब कोई सोचना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारे अपनी जो तंजीमें हैं, जो प्रेस क्लब्स हैं, उनको भी इस पर बड़ी सख्ती से, और अब वैसे शुरू हुआ है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। जी जी। और मैं अपना भी बता दूं कि जब मैं जनरल सेक्रेटरी था क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का यहाँ पे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को खुद अरेस्ट करवाया था, पिंडी के CPO को कह के और IG इस्लामाबाद को कह के। ये 5-6-7 साल पहले की बात है कि लोग टोलियों में, 4-4-5 की टोलियों में डायरियाँ उठाई हुई हैं, कैमरे उठाए हुए सरकारी दफ्तरों में घुसे होते हैं। वो जस्ट ब्लैकमेलिंग होती है, वो सहाफ़त नहीं होती। तो इस पर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी और हमारे इदारों को भी। अब आपने अगला जो सवाल किया था कि फ्रीलांस क्या होता है। फ्रीलांस जो जर्नलिस्ट का एक कंसेप्ट है, ये पूरी दुनिया में है। अच्छा। वो किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं होता। वो बंदा वो खुद अपनी जर्नलिज्म खुद कर रहा होता है। वो ऐसी स्टोरीज़ ढूंढता है, ऐसी वो दस्तावेजी फिल्में भी बनाता है, ख़ुद अपने खर्चे करके वो जाता है इधर उधर।
फिर वो बड़े जो चैनल्स होते हैं जैसे CNN हो गया, अगर बाहर हम चले जाएँ, BBC हो गया, या हमारे यहाँ जियो है, ये वो फिर ख़रीदते हैं उनकी खबरें। ठीक है सर, मैं आपकी तो बात काट रही हूँ यहाँ पर। क्यों जो फ्रीलांस जर्नलिज्म है, अगर हम अपने नाज़रीन को बताना चाहें तो आप मुझे बताइए कि ये जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं डिफरेंट चैनल्स पर, उनको ये कह सकते हैं ना हम नहीं, जो किसी इदारे के साथ मुंसलिक होते हैं ना, मतलब मैं किसी अब इदारे जैसे के साथ हमारे मेरे अपने कांटेक्ट में काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बाहर कंट्रीज में होते हैं, लेकिन वो वहाँ से रिपोर्टिंग करके तो डिफरेंट चैनल्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि वो किसी एक के साथ बाउंड नहीं होते। मतलब मैं एक इदारे के साथ बाउंड हूँ ना, अच्छा, मेरी उनके साथ जॉब है, जी जी, परमानेंट, मेरी मैं एम्प्लॉई हूँ उनका जी। तो वो तो हो गया एक जो एक जॉब के तौर पर कर रहे हैं। एक बंदा ऐसा होता है जो किसी इदारे के साथ उसका मुलाजिम नहीं है, वो खुद अपनी स्टोरीज़ खुद ढूंढ रहा होता है, खुद वो कहीं ना कहीं से ऐसी स्टोरीज़ ले रहा होता है। फिर अच्छा वो पता होता है, जो बड़े बड़े इदारे होते हैं उनको पता होता है कि फ्रीलांस कौन कौन सा जर्नलिस्ट है जी। वो फिर, लेकिन उसका ये होता है कि उसका नाम नहीं आता उस इदारे के अंदर। फिर मसलन मैं अब अपना कॉलम लिखता हूँ अपने अखबार के अंदर, या मैं कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ देता हूँ तो मैं उस पर लिखता हूँ राजा लियाकत, ताकि पता चले कि ये स्टोरी किसकी है। लेकिन फ्रीलांस जो होता है वो फिर इदारा जब उससे परचेज़ कर लेता है ना एक तरह से न्यूज़ या कोई वीडियो ऐसी आ गई है, तो उसमें फ्रीलांस का फिर नाम नहीं होता। तो हमारे यहाँ हमारा ये जो नेशनल प्रेस क्लब है, यहाँ बहुत सारे हम फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो हैं उनको हमने दी हुई है मेंबरशिप, वो करते हैं, लेकिन उनके लिए 2 साल तक होता है कि 2 साल के बाद अगर वो किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं होते तो फिर उनकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है। ये होता है इसके अंदर। ठीक है सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सहाफ़िज़ हैं या जो जिनको नॉर्मल भी सहाफ़ी होते हैं जो अभी अपना करियर स्टार्ट करते हैं, उनको जब मीडिया कार्ड मिल जाता है वो अपनी पावर का बड़ा गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। अच्छा ये तो है ना, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि देखिए मीडिया एक पावर तो है, इसको 4th पिलर भी कहते हैं। इसमें नो डाउट कि मीडिया की जो पावर है वो पूरी दुनिया में, मास है वो मुल्क जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ तो ज़रा आप बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसे सूरत हाल पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक ना ऐसी हो चुकी है। तो आप देख रहे होते हैं बड़े बड़े सहाफ़ियों पे पर्चे होते हैं, अरेस्ट होते हैं, वो हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ मुल्क की सलामती का मामला होता है, या हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, उनके हवाले से कोई ख़बर है तो उसको पूरी जांच पड़ताल के बाद ही, क्योंकि देखिए आप एक गलत खबर निकल गई आपसे, जी जी बिल्कुल। अब ये भी बहुत ट्रेंडिंग पे है कि जिसको कोई भी खबर मिलती है वो उसकी वेरिफिकेशन किए बगैर ही उसको बस उसकी मिसाल चंद दिन पहले हमारे बड़े अच्छे पट्टी साहब, अरशाद पट्टी साहब ने एक इल्ज़ाम लगा दिया चीफ सेक्रेटरी पंजाब कि जी 2 करोड़ रुपया उनके घर पे लगा दिया गया और ये किया वो किया, लेकिन वो खबर झूठी थी, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, बाद में तरदीद करना पड़ी। तो ये ऐसा होना चाहिए। और वो मैं फिर ये कहूँगा, मैं मुतालबा भी है साहब के इस प्लेटफार्म से कि हमारा जो अच्छा प्रेस क्लब जो है ना, नेशनल प्रेस क्लब, वहाँ जो क्राइटेरिया है उसमें है कि कम अज़ कम ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा मेंबरशिप के लिए। जो इस्लामाबाद की प्रेस क्लब की मेंबरशिप है, एक तो उसकी कम अज़ कम जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस 3 साल तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ उसने एज़ अ रिपोर्टर, एज़ अ एनालिस्ट, एज़ अ कैमरा मैन काम किया हो, और उसके बाद उसको मेंबरशिप मिलेगी। लेकिन हो नहीं रहा ऐसा कुछ, मतलब ये मैं समझ। अच्छा मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपने सवाल किया था, वो बीच में आ जाता है। मसलन जो इदारे बड़े इदारे होते हैं जो सेटेलाइट पर चल रहे हैं, चैनल्स हैं, जियो है, दुनिया है, इस तरह अखबारात को दिलें, द न्यूज़ है, एक्सप्रेस है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया होता है। ठीक है। और एक होता है इलाकाई अखबार होते हैं, आफ्तरोज़ा जैसी किसी डिस्ट्रिक्ट से चल रहे होते हैं, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको हम नहीं कह सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया वो होता है जो पूरे पाकिस्तान में देखा पढ़ा और जाना जाता है, और वो बाकायदा रिकॉग्नाइज्ड होता है PID के अंदर, जैसे पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, और उन्हीं को ऐड भी जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। करोड़ों के इश्तहारात आप सुनते होंगे कि जी करोड़ों के इश्तहारात गवर्नमेंट देती है, तो वो उन्हीं को देती है जो रिकॉग्नाइज्ड मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, उसी को मिलते हैं इश्तहारात। ये उसमें फ़र्क है। जो एक आम जैसे कोई भी फ़ोन लेके घर में खड़ा होकर बना रहा है तो वो उसमें नहीं आता। ठीक है सर। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अब जो अगर हम देखें, जैसे हमने बात की कि हर कोई अपना चैनल बना रहा है, हर कोई जिसके पास डिग्री भी नहीं है, जिसको इवन के जो प्राइमरी भी नहीं पढ़ा हुआ, तो हम ऐसे चैनल्स को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, उसमें देखें जैसे पैमरा है जी, वो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मीडिया उसको देखता है, और कहीं पे कोई वायलेशन होती है तो ना सिर्फ उनको फ़ाइन्स होते हैं बल्कि प्रोग्राम बंद कर दिए जाते हैं उनके। ऐसी मिसालें बेशुमार मौजूद हैं। अब जो सोशल मीडिया इसको जिसकी बात आप कर रही हैं, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के हवाले से अब कानून बनाए जा रहे हैं। पहले तो ये था कि वो जैसे कहते हैं बंदर के हाथ में वो क्या कहते हैं बांसुरी आ गई है, क्या आ गया, तो उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। तो ये हमारे मुल्क में यही हो रहा था। बाहर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाहर के मुल्कों में जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ आपको सू कर दिया जाता है और आपको करोड़ों रुपए देने पड़ जाते हैं
वहाँ पे आप इस तरह बगैर किसी सबूत के, बल्कि आप कर ही नहीं सकते इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है ना। तो ये वक्त के साथ साथ नई चीज़ आई है हमारे मुल्क में, इसलिए इस पर अभी शायद कानून बन रहे हैं। जब बन जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो अदूदो कयूद होती है ना, उसके अंदर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर आप बिल्कुल ही मादर पितर आज़ाद छोड़ देते हैं, जिसके मुंह में जो आएगा। अच्छा, वो ये भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं उनमें अक्सरियत ऐसी अनपढ़ लोगों की है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। यहाँ पर एक ये भी इशू है ना कि जैसे हर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट कह देता है माइक लेकर, और ये हमारी कुछ अथॉरिटीज़ उनको कार्ड भी प्रोवाइड कर देती हैं। तो अक्सर मैंने देखा है हमारी अपनी जहाँ पर सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि एक ग्रुप है, वो अपने आप को मीडिया पर्सन कहते हैं, और वो जाकर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पर जाकर छापे मारते हैं। फिर वो जब हालांकि उनको कोई प्रूफ नहीं भी मिल रहा, फिर भी वो उनसे अब ये देखिए ना, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। ये इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं, इसको सहाफ़त नहीं कहते, इसको वो जिसको येलो जर्नलिज्म आप कहते हैं ना। पहली बात तो ये है कि उन लोगों का कोई जर्नलिज्म से तल्लुक़ होता है। हाँ जी, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि जिसका दिल किया एक वेबसाइट बनाई या यूट्यूब चैनल खोला और उसके ऊपर शुरू हो गया करना, तो ये डेफेमेशन का केस भी बनता है, आपको पता है इसका। तो सर जो मतलब जिस लेट सपोज किसी रेस्टोरेंट के साथ ऐसे हो रहा है, तो वो आपको क्या लगता है उनको क्या ऐसा करना चाहिए? अच्छा, इसमें दूसरा पहलू और भी है ना। हाँ, उसमें ये भी है ना। आप देखें, रेस्टोरेंट्स की हमने बात की है, या कुछ और आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो वो भी जो SOPs होती हैं, या जैसे हेल्थ अथॉरिटी है हमारी, उसके मुताबिक कि खाना कैसे होगा। आपने मतलब मीट की शॉप है, तो मीट की शॉप की एक SOP बनी हुई है ना, कि मीट के ऊपर आपने बाकायदा जाली लगा के रखनी है, जो काटने वाला है उसने आगे एप्रन लगाना है, सर पे टोपी होगी। तो ये कभी आपको नज़र आया है? ऐसा नहीं होता ना। अब ये उनकी अपनी वो कमज़ोरियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो ब्लैकमेल होते हैं, क्योंकि अब जब खबर चलेगी ना, तो मुतलका जो अथॉरिटी है, मतलब मक्खियाँ बैठी हुई कहीं पे, गंदगी पड़ी है रेस्टोरेंट के अंदर, या खाने के अंदर कोई मिलावट हो रही है, कोई घटिया किस्म के मसाले यूज़ हो रहे हैं, या घी इस तरह का यूज़ हो रहा है, तो फिर वो जब खबरें चलेंगी तो वो अथॉरिटी वालों को मौका मिलता है, वो जाके उसको सील कर देते हैं या उनको भारी जुर्माने करते हैं। तो वो फिर उनसे बचने के लिए वो क्या कहते हैं, ये जो दो चार लोग हैं इनको पैसे दे तो थोड़े बहुत जान छुड़ा लो। तो ये बदकिस्मती से हमारा हर शोबा पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो मैं सीधी सी एक बात करता हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल आपको काम कर रही हैं, आपको बिज़नेस कर रही हैं, आप उसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ कर रही हैं, कोई आप हेरा फेरी नहीं कर रही हैं, कोई किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी नहीं है, तो आप ब्लैकमेल होंगी किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी ना। तो ये वही होते हैं जो पैसे भी वही देते हैं, गिले भी वही करते हैं। मसला हाउसिंग सोसाइटी हैं। अब हाउसिंग सोसाइटियाँ इस वक्त पाकिस्तान में कैंसर की तरह एक वबा बन चुकी है। अरबों नहीं खरबों लोग इसके अंदर अपने पैसे लुटवा चुके हैं, लेकिन कानून इतना ढीला डाला है कि वो बाबा के आज़म वहाँ भी काम आ जाते हैं। वो बजाय ये कि वो जो अफेक्टी है उसकी बात सुने, फौरी तौर पर उनके ऊपर पर्चा दें, उनको गिरफ्तार करें, नहीं होता। मुतलका इदारे नैब को ले लें, FIA ले लें, पुलिस ले लें, जितने इदारे हैं। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर में काम करता हूँ, तो मेरी इसके ऊपर बड़ी एक ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर। पैसा चलता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से लेके जो हाउसिंग सोसाइटियों को रेगुलाइज करता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर होता है, ये पूरे पंजाब के अंदर भी, फेडरल के अंदर भी, हर सूबे के अंदर ये अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं जो उन हाउसिंग सोसाइटियों को रजिस्टर्ड करते हैं। फेडरल के अंदर फिर CDA भी आ जाता है जो उनका लेआउट प्लान मंजूर करता है। फिर हाउसिंग सोसाइटियाँ इसीलिए ब्लैकमेल होती भी हैं और करती भी हैं कि उन्हें पता है कि हम फंसेंगे तो उन इदारों को पैसे दे के छूट जाएंगे। और वो जो लोग बेचारे रोज़ आप सुनती हो कि मुज़ाहरे हो रहे हैं, नैब के दफ्तर के सामने मुज़ाहरे हो रहे होते हैं, लेकिन उनका कुछ सुनने वाला नहीं है। ये इसको कहते हैं, ये दोनों तरफ से येलो जर्नलिज्म ये होगी कि ब्लैकमेल करने वाले लोग, लेकिन जो होने वाले हैं क्या उन्होंने अपने गिरबान में झांका कि हम हो क्यों रहे हैं? एक बंदा सही काम कर रहा है वो कभी ब्लैकमेल नहीं होगा। यही लोग होते हैं इनकी कमजोरियां पकड़कर और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो जब आप अपना काम ठीक करेंगे तो आप ब्लैकमेल होंगे नहीं ना। दोनों तरफ गलती है ना, दोनों तरफ ऐसा है जो ठीक काम करने वाला। अगर आप मैं आपसे बात मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अब ये सारा ग्रुप इस तरह अपने आप को मीडिया पर्सन कहकर अपने आप को सहाफ़ी का टैग लगाकर ये चले जाते हैं, तो सामने वाले जो इंसान है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं? देखिए, एक तो उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो हाँ जी हमें कार्ड दिखाएं, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड है ना आपका, पुलिस आपको रोकती है, मुझे भी रोकती की दफ़ा। मैं कभी इस पर ये नहीं कि मैं फ़ौरन उछल पड़ो मैं सहाफ़ी हूँ, मैं ये नहीं, नो, उसकी ड्यूटी है, जो नाके पे खड़ा है उसकी ड्यूटी है। ये मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको अपना ID कार्ड चेक करवाऊँ, अपना लाइसेंस चेक करवाऊँ, गाड़ी के पेपर अगर वो चेक करना चाहे वो चेक कराऊँ। उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि कोई और उसका कोई मार्टो है तो फिर मैं उसको, मुझे पता है कि क्या करना है उसके साथ। इसी तरह वो जो बंदे जिनकी आप बात कर रही हैं, किसी फॉर एग्जांपल किसी होटल पे लोग आते हैं तो वो उनकी आइडेंटिटी चेक करें, जिस इदारे का वो कह रहे हैं उसका नंबर होना चाहिए उस कार्ड के ऊपर, उसको फ़ोन करें। या नेशनल प्रेस क्लब है हमारे पास, इतना सा तो शहर है इस्लामाबाद,
नेशनल प्रेस क्लब में फ़ोन करें, हमारे सदर को करें, सेक्रेटरी को करें, पहुँच जाएँ वहाँ पे कि जी ये लोग आए थे। आजकल तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी होटल पे कोई जाता है, किसी बेकरी पे जाता है कोई, किसी और जगह जाता है कोई, तो फुटेज लें, वहाँ चले जाएँ। मसलन मैं उसका मेंबर हूँ ना नेशनल प्रेस क्लब, हमें दिखाएं जी ये लोग थे, ये आए थे, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। तो फिर अगर तो हमारे मेंबर हैं नेशनल प्रेस क्लब के, तो हम उनकी मेंबरशिप कैंसिल भी करते हैं, बात पूछ भी करते हैं। अगर वो नहीं है तो वो बंदा, हम उसको कहते हैं जाओ जी फलां उसी मुतलका जो थाना है वहाँ पे एप्लीकेशन दो। और कई लोगों पे ये पर्चे हो चुके हैं, ख़वातीन भी अरेस्ट हुई हैं ये पिछले दिनों थाना संजानी के अंदर, यहाँ इस्लामाबाद में। इसी तरह ग्रुप था, 3-4 ख़वातीन थी, 3-4 मर्द थे, कैमरे उठाए हुए वो घुस जाते थे हर जगह। और ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी बनी हुई हैं, वहाँ चले जाते थे और ब्लैकमेल होते थे। बात फिर वही है कि होते क्यों थे, बात तो फिर वही है ना, क्योंकि अपनी प्रोडक्शंस भी गलत हो रही होती हैं, इस तरह की होती हैं कि उनको अपने पकड़े जाने का फिर वो डर भी होता है। वो कहते हैं उत्थे जे देने ने इन्होंने दे दो, सारा काम चलता रहा, सारा काम ना रुके जी। तो ये चीज़ होती है। एक बात आपने जो की थी कि उसके अंदर क्या किस्में क्या होती हैं, अक्सर ये समझा जाता है कि सहाफ़त या साफ़ी बस एक ही चीज़, नो वे। सहाफ़त के अंदर बहुत सारी जातें होती हैं, जैसे आपने वो कहा ना कि फ्रीलांस क्या होता है, तो वो इसी तरह यहाँ इसके अंदर बीट्स होती हैं। पॉलिटिकल बीट करने वाले लोग जो होते हैं वो सियासी पार्टियों के साथ उनका वही काम होता है। जो क्राइम रिपोर्टर है, मसलन फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैंने FIA को देखना है, मैंने पुलिस को देखना है, मैंने एंटी करप्शन को देखना है, मैंने नैब को, जहाँ जहाँ क्राइम के हवाले से कोई चीज़ें हो रही होती हैं उस पर मैंने रिपोर्टिंग करनी होती है। फिर जो एंकर्स होते हैं वो जो रोज़मर्रा के करंट इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर उसने अपने प्रोग्राम्स करने होते हैं। और इसी तरह अगर कोई रिलीजियस बीट कर रहा है तो उसने वो मजहबी जो जमातें हैं उनको भी देखना है, आज उम्र के ऊपर क्या हो रहा होता है, इसका तरीक़ाकार क्या, उसको देखना होता है। बिल्कुल सेम लाइक जैसे एक होता है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, एक आँख का होता है कि आई स्पेशलिस्ट है, अब वो सिर्फ आँख का इलाज कर रहा होता है। इसी तरह कैंसर का स्पेशलिस्ट है तो वो शौकत खानम हॉस्पिटल है तो वहाँ पे कैंसर के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। एक आम फिजिशियन है तो वो सिर्फ फिजिशियन ही है। तो ये इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं सहाफ़त के अंदर भी। अच्छा सर, मुझे एक ये बात भी बताइएगा कि सहाफ़ी के लिए क्या कोई बाउंड्रीज़ होती हैं? नहीं, बाउंड्रीज़ तो होनी चाहिए, होती भी हैं। और वो पूरी दुनिया में कोई भी प्रोफेशन है उस पर, मसलन एक आँख का कोई सर्जन है तो वो ये तो नहीं कर सकता ना कि किसी को टांग काटना शुरू कर दे, तो ये तो नहीं है ना। इसी तरह साफ़ी के जो काम है उसने अपनी साफ़त रहना होता है। अपनी जो ज़ाती पसंद नापसंद है ना वो हर बंदे की होती है, कोई ना कोई एफिलिएशन उसकी होती है किसी सियासी पार्टी के साथ, लेकिन वो अपनी साफ़त को लेके उस पर उसको नहीं आना चाहिए, उसको अनबायस्ड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मसलन मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर बात करूँगा, जब बेनज़ीर का ब्लास्ट हुआ वहाँ पर शहादत हुई तो आई वॉज ऑन द स्पॉट, मैं वहाँ मौजूद था। मैंने लोगों को अपनी आँखों से देखा, हवा में उड़ते हुए, फटते हुए, वहाँ पे पड़ी हुई लाशें थीं इस तरह की, मैंने अपनी आँखों से देखा। लेकिन वहाँ मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना था, क्योंकि वो एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का बिगेस्ट एक वो इवेंट था जो हुआ, खून आलूद इवेंट था, बहुत दर्दनाक था वो, बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए, मारे गए। तो लेकिन हमने जितने भी साफ़ी थे, हमारा काम उस पर रिपोर्ट करना था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मरे, कितने ज़ख्मी हुए, ये हमने देखना था। अगर मैं अपना काम छोड़ के वहाँ पे मैं एजाज़ इकट्ठे करने शुरू कर दूँ तो वो दूसरे डिपार्टमेंट तो वहाँ मौजूद होते हैं ना जिनका ये काम है, वो अपना काम कर रहे थे, मुझे अपना काम करना था। तो ये सम टाइम होता है कि वो जी देखना वहाँ फ़लाँ जगह, मसलन कल मरी रोड पे ऊपर एक ये मरी के पास एक गाड़ी में आग लगी जिसमें 10-12 बंदे जल के मर गए उसके अंदर। फायर ब्रिगेड ने पहुँचना था, नहीं पहुँच सकी, बहुत लेट पहुँची वहाँ पर। तो लेकिन अगर वहाँ साफ़ी होता तो क्या कर लेता, वो खुद तो आग नहीं बुझा सकता था, लेकिन उसका काम ये था कि उसको रिपोर्ट करना, उसकी वीडियो बनाना कि ये वाक़या यहाँ इस जगह फ़लाँ जगह पे इतने बजे ये हुआ, ताकि उसके बाद जो मुतलका इदारे होते हैं उसके मुताबिक जो होना था वो तो हो गया, उसके बाद फिर किसी की ज़िम्मेदारी किसी फ़िक्स करना होता है ना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है या बाकी। तो इसी तरह साफ़ी के लिए बाउंड्रीज़ तो यही होती हैं। वैसे तो देखें जिस तरह एक अलफ़ होता है मिलिट्री के अंदर होता है या पुलिस के अंदर होता है, जब अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं तो आप एक अलफ़ लेते हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँगा। इसी तरह हम साफ़ियों का जब इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं तो उनसे प्रॉपर हलफ लिए जाते हैं प्रेस क्लब के अंदर कि हम अपना जो काम है साफ़ियों का वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि एक साफ़ी नहीं, पाकिस्तान का हर इदारा अपनी हदूद से बाहर जाके काम कर रहा है, खा वो जुडिशरी है, खा वो इस्टेब्लिशमेंट है, खा वो हम साफ़ी हैं, कोई भी है। हम दूसरों की तरफ उंगली ऐसे करते हैं, लेकिन हम नहीं ये देखते कि हम जब दूसरों की उंगली कर रहे हैं तो ये 3-4 उंगलियाँ हमारी अपनी तरफ की हैं। तो ये एक सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ़ी की कि वो ये देखे कि कहीं भी रिपोर्ट करते हुए कि मैं कहीं बाइस्ड होके तो नहीं कर रहा, मैं अपनी किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए तो मैं किसी और को तो नहीं वो उसमें रगड़ा दे रहा। ये असल असूल तो ये होता है।
लेकिन हमारे मुल्क में असूलों वाली सहाफ़त या असूलों वाला काम ज़रा कम है। चूँकि इस बीच में आपने एक सवाल किया था कि वो जो सुना है कि इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ पे रोल पे लोग होते हैं, तो ये ऐसा है, बदकिस्मती से ऐसा है। सियासी जमातों के पे रोल पर भी होते हैं लोग, और पॉलिटिकल जमातें जो मैं बता रहा हूँ उनकी, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ लोग होते हैं। और ये कोई डक्की छुपी बात नहीं है। अच्छा, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि इमेज बिल्डिंग के लिए अगर कोई किसी को पे रोल पे लेता है तो ये बुरी बात तो नहीं है ना। जी जी। किसी इदारे की, मतलब पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए PTV है ना, इस तरह APP है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान है, जो सरकारी इदारे हैं, उनका काम तो यही होता है कि सरकार और सरकारी इदारों का इमेज बेहतर बना के दुनिया के सामने पेश करना। लेकिन जो फ्री मीडिया होता है, जो आज़ाद मीडिया होता है, उसने बैलेंस करना होता है। उसने जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको भी सामने लेके आना होता है, उसको तनकीद भी करना होता है। गवर्नमेंट के जो इस तरह के इक़दाम होते हैं जो पब्लिक के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं या मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, और इसी तरह जो अच्छा कोई किसी का काम हो रहा है तो वो उसको सामने लेके आना, ये भी साफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये है, ये कुछ खुले डुले होते हैं, सामने सामने होते हैं, कुछ ज़रा बैक पर रह के हो रहे होते हैं। तो इमेज बिल्डिंग के लिए अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है तो बुरी बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आई होप कि हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, जितने अच्छे से आपने डिटेल्स हमें प्रोवाइड की। सर जाते जाते बस मुझे इतना बताइएगा कि जो अब नौजवान नस्ल हैं वो जो चाहते हैं कि हम जर्नलिज़्म आगे कंटिन्यू करें या हम जर्नलिस्ट बने, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता हूँ कि मैं उनको डिसहार्ट करूँगा। जो नए नौजवान सहाफ़त में आना चाहते हैं ना, वो चक्काचौंध जो थी ना, ये 2001 से जब शुरू हुई थी, जब चैनल्स आए थे, तो अब इतना कंट्रोल्ड हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया कि अब वो जो सहाफ़त का कीड़ा है ना, वो वैसे ही मर गया अंदर से। क्योंकि या तो मैं हमेशा ये कहता, तो मैं हर जगह बात करता हूँ, अपने कॉलम्स के अंदर भी, अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी, कि या तो आप ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दें, क्योंकि आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप खुल के अपने ख़यालात का इज़हार करें, जिसके इज़हार राय कहते हैं आप। लेकिन अब यहाँ ये हो गया है पिछले कुछ सालों से कि जो फिर खुल के इज़हार करता है ना, वो खुल के रहता नहीं है, फिर उसकी वो अडयाला जेल या कहीं कोई ना कोई जेल होती है, या मुल्क छोड़ने पड़ते हैं। इस वक्त बहुत सारे हमारे साफ़ी मुल्क छोड़ के उनको भागना पड़ा है। दूसरा, वो जो चार्म था ना कि अच्छा पैसा मिलता है, प्लाट मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उधर से, अब वो भी काम रुका हुआ है पिछले 17-18 साल से। अब वो प्लाटों वाला सिलसिला भी फेडरल गवर्नमेंट के हद तक है कि जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, उनका कोटा है, उनको मिलते हैं, टाइम पे मिलता है उनको। और वो जो मुख्तलिफ दुनिया के दौरे होते हैं सरकार के साथ भी और वैसे भी बड़े बड़े इदारों के साथ, वो चार्म तो है। लेकिन मैं पर्सनल, मेरी ये अपनी है, क्या वो हालात जो पाकिस्तान के अंदर है ना, कि अपना इसमें फ्यूचर बनाएं आप इसके अंदर, इस प्रोफेशन को, क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो हर बंदे की ज़रूरत है ना। ठीक है, तो आप ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि आगे जो भी हमारी नस्ल आ रही है, अगर कोई आना चाहता है ना, फिर पूरे पैशन के साथ, फिर वो पूरी जो तकालीफ इस वक्त सामने नज़र आ रही है ना, वो लेके आए। फिर ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसको कुछ समझते हैं ना कि ये बेड ऑफ रोजेज़ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इधर मुझे रोज़ तक मुझे धमकियाँ भी मिलती हैं, मुझे बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है मुझे जगहों पे, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर किसी के अंदर पैशन है, अब तो बहुत सारी लड़कियां आप देखते हैं चैनल्स के ऊपर बैठी हुई हैं, एंकर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, लड़के भी हैं, नौजवान आ रहे हैं। अगर पूरा पैशन लेके आना है, लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल करके आएँ, अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके आएँ, क्योंकि अब वो साफ़त नहीं रही है कि आपने बैठ के खबर बनानी है, भेज देनी है। अब आपको खुद ही कैमरा मैन भी होना है, आपने एडिटर भी खुद ही होना है, आपने खबर भी खुद ढूंढनी है, और अगर कुछ हो गया तो आपने फेस भी खुद ही करना है। इदारे फिर साथ खड़े को नहीं होते, हम ही होते हैं, फेस भी खुद ही करना है। तो वो ये सोच के आए, फिर कफन बांध के आए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और बहुत अच्छे से आपने डिटेल्स प्रोवाइड की, और आई होप कि हमारे नाजरीन के माइंड में जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ टाइम खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।